हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको पूरी दुनिया की, खासतौर पर वेस्ट एशिया की खबरें और खासतौर पर ये जंग जब से शुरू हुई, मुसलसल अपडेट और उसके अलावा जानकार लोगों से मुलाकातें कराता रहा है ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। लेकिन कभी कभी मुश्किलात आती हैं। ऐसी ही कुछ मुश्किल इस वक्त हमारे चैनल पर भी है, लेकिन देखते हैं क्या हालात बनते हैं। अभी आज हम एक बार फिर सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब से बात कर रहे हैं, जो एक लंबे अरसे तक एक तरह से कई जंगें कवर की हैं, वार करस्पॉन्डेंट रहे हैं, फॉरेन करस्पॉन्डेंट रहे हैं, मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में, साउथ एशिया में, यूरोप में, और एक लंबा तजर्बा है उन उन मुल्कों में जाने आने का, कॉन्टैक्ट्स का और एक राब्ते का। आज हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो अब 2 साल 2 दिन की जंग के बाद जो जंगबंदी हुई है, क्या वो टिकेगी? क्योंकि जैसे ही इजरायली कैदी वापस हुए, उसके फौरन बाद फिर धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या हमास की जो जो हमास ने कहा था हमें गारंटियां दी गई हैं, क्या वो गारंटियां बाकी बचेंगी या ये बहुत कमजोर साबित होंगी? क्या फिलिस्तीन, जिसको एक आजाद मुल्क के तौर पर, एक स्टेट के तौर पर बहुत से मुल्कों ने तस्लीम किया था, क्या वो सिर्फ दिखावा था? क्या वाकई फिलिस्तीन की के लिए हमदर्दी दिखाएंगी वो सरकारें? और दुनिया भर में अवामी सतह पर जैसी फिलिस्तीन को सपोर्ट मिली है, वो भी बिल्कुल गैर मामूली थी। हम समझना चाहेंगे जॉन दयाल साहब से कि वो आखिर किस तरह से देख रहे हैं इन हालात। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये जो जंगबंदी हुई, जिस तरह से, एक तरह से आनन फानन में कहा जा सकता है, व्हाइट हाउस में दोनों मिलते हैं, नेतन्याहू और ट्रंप, एक ऐलान करते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम का, उसमें भी हेरा फेरी का इल्जाम लगता है, लेकिन फिर 4 दिन हमास के साथ बातचीत होती है। हत्ता कि खबर यह भी आई कि खुद विटकॉफ हमास के लीडर्स के होटल में जाकर के, फोर सीजन्स होटल शर्मल शेख में जाकर के मिले हैं। उसके बाद भी ये धमकियों का भी सिलसिला शुरू हो गया। आप कैसे देख रहे हैं? और पहली बात तो आपने जिक्र किया कि आपके चैनल पर कुछ बादल छाए हुए हैं, सुन के बुरा लगा, दुख दुख हुआ। 7 साल से आप काम कर रहे हैं और एक लंबे जगह पर, जहाँ पे हिंदुस्तानी बोली और समझी जाती है, सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान या बांग्लादेश में ही नहीं, मगर बहुत बड़ा जो डायस्पोरा है वेस्ट एशिया में और अमेरिका में और यूरोप में, वो सब आपके चैनल को और आपके जैसे और जो चैनल्स हैं उनसे दुनिया के बारे में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो शायद उनको लोकली ना मिल पाए, या उनके लोकली बहुत ही बायस्ड, वन साइडेड या नॉन साइडेड इंफॉर्मेशन हो, जैसे अमेरिका में अक्सर हो जाता है। तो आपकी चैनल की अहमियत है और मुझे उम्मीद है कि इसकी अहमियत को देखते हुए, और जो सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, उनके लिए जो भी इंचार्ज लोग हैं यूट्यूब में या वगैरह वगैरह, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि चैनल फ्री और बेबाक चलता रहे। अब दूसरी बात है, क्या अमेरिका के किसी भी वचन को, किसी भी गारंटी को एक ऑन द फेस लिया जा सकता है या नहीं? क्या इजराइल की किसी भी कतरी को, सिर्फ गारंटी की बात नहीं है, कोई भी कतरी, आज चांद उगा है या सूरज ढला है, ऐसी छोटी चीज के ऊपर भी क्या इजराइल की सरकार का, वहां की फौज को, आईडीएफ का के ऊपर विश्वास किया जा सकता है? लंबे तजुर्बे से मैं नहीं, पूरी दुनिया कहेगी कि दोनों बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता है। दोनों ही अपने वचनों को, अपने सिग्नेचर पे दिए हुए गारंटीज को नकार देते हैं, उससे अलग हटकर एक्शन लेते हैं। चाहे ट्रेड हो, जिसमें ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया को आजकल नाक में दम कर रखा है और जिससे अल्टीमेटली उन्हीं के देश को हार्म होगा,
अगर चाइना ने काउंटर सैंक्शन लगाए, या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो इम्पोर्टेंट सीवेज हैं, समुद्री रास्ते हैं, उस पर दी गई, क्या इजराइल की गारंटीज जो उसने यूरोप को और अमेरिका को दी है, जिसके अंतर्गत उसको मदद मिलती है, जिसके अंतर्गत उसको हथियार मिलते हैं कि वो जैसे जीनोसाइड नहीं करेगा, वो टू नेशन थ्योरी के भी अंतर्गत कुछ अपने हैबिटेशंस नहीं बढ़ाएगा। ये अंदर भी बोला जाता है, बाहर के जो लोग हिमायत करते हैं हिंदुस्तान की सरकार भी जिनमें है, वो सब कहते हैं कि इजराइल डेमोक्रेटिक कानूनों का मानेगा, पाबंदी रखेगा, और जब तक उसके अस्तित्व को खतरा नहीं होगा वो किसी पर अटैक नहीं करेगा, हथियार नहीं उठाएगा। ये हिंदुस्तान की सरकार भी कहती है। जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो हमको आश्वासन दिया जाता है कि हिंदुस्तान की सरकार सिर्फ उन्हीं सरकारों की मदद करती है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत काम करते हैं, और रोग सरकारों को नहीं मदद करती है। फ्रीडम फाइटर्स की बात अलग है। और उसी के बूते पर पैलेस्टीन को पिछले 60 साल में रिकग्निशन मिला, और जो इमदाद मोटिवेट करने के लिए मिल सकती थी, मिली। दोनों तरीके से कहा है कि इजराइल के शब्द पर, खासकर नेतन्याहू के वचन पर, और डोनाल्ड ट्रंप खास करके इनके वचनों पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो 2 साल और कुछ दिन लड़ाई के शुरू होने के बाद अभी सिर्फ एक जो सच सामने है कि आज की तारीख में बमबारी नहीं हो रही है। आज की तारीख में इजराइल के फोर्सेस पैलेस्टीन के बच्चों को नहीं मार रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से कोई कत्लेआम नहीं हुआ है जो एड लेना है उन बच्चों के ऊपर, या जो अस्पताल में है कोई पत्रकार नहीं मरा। इसको अगर हम सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज माने तो ये ऑन द ग्राउंड है। मगर इसके ऊपर जो शर्तें लगाई गई हैं, एक तरफा शर्तें, वो शर्तें इजराइल अपनी पार्लियामेंट्री स्पीच में नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि सारे हॉस्टेजेस वापस आ गए हैं, लाशें भी आ गई है। एक लाश के ऊपर कुछ डाउट है कि किसकी लाश है, और अगर पैलेस्टीनियन की तो नहीं है, नहीं तो क्यों हमास वापस करता हो लाश को, किसी न किसकी होगी। अब ये भी एक अच्छा माजरा है। अगर इजरायली की नहीं है तो ये कौन है, कौन कमांडो है या कौन मर्सिनरी है जो इजराइल की मदद के लिए आया था और मारा गया, वो अलग एक कहानी है। उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कोई ना कोई जिक्र होना चाहिए, कुछ लाइट आनी चाहिए कि अगर इजरायली की नहीं है तो किसकी है, ये किसका खून है, कौन मरा है, अपनी गलती से मरा है या कोई टूरिस्ट था बेचारा मर गया। ये सब बातें, उसका भी कोई परिवार उसकी वेट कर रहा होगा, उसकी खबर कर रहा होगा, तो उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं जो थोड़ा सा विचलित हूँ, परेशान हूँ, कल शाम से जब ये पहली बार इजराइल के नेतन्याहू की धमकियां आई सब सोशल मीडिया पर, और आज जब अखबारों में हैं हिंदुस्तान के, कि उनकी सिर्फ धमकी ही नहीं है, उसमें एक मकारियत भी है, जैसे कोई बहाना ढूंढ रहे हो। ये मैं मान सकता हूँ कि अगर वो कहें कि हमास ने अगर हम पे गोली चलाई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे, या ये भी कि हम गोली का जवाब, पिस्तौल की गोली का जवाब तोप की गोली से देंगे, ये भी मैं मान सकता हूँ। मगर बिना यूनिलैटरल अगर वो धमकी देते हैं तो उनकी नीयत में ही कुछ खोट मानना पड़ेगा। हमास ने ये बात साफ कर दी है कि वो अपनी तरफ से कोई खतरनाक पहल नहीं करेगा, कोई गोली नहीं चलाएगा। उसने अपनी जुबान से ये नहीं कहा है कि हम डिसआर्म होंगे। ट्रूस के बाद, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज के बाद, उसके सिपाही सड़क पर ट्रैफिक कर रहे हैं, लोगों की परेशानी दूर कर रहे हैं, जो सरकारी पुलिस का काम होता है वो कर रहे हैं। तो हमास फिजिकली प्रेजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। फिजिकली हॉस्टाइल नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसके हथियार कहाँ है, कहाँ छुपे हुए हैं, वो कैसे वापस करेगा इसकी भविष्य में देखा जाएगा, क्योंकि इजराइल की गारंटी के ऊपर भी कोई बड़ी जिम्मेवारी
से नहीं दी गई है। एक चीज बदल गई है, और वो है कि वेस्टर्न पावर्स में से कई, जिसमें इंग्लिस्तान भी है, उन्होंने रिकग्नाइज किया है। और रिकग्निशन जब आप पैलेस्टीनियन स्टेट को करते हैं, हालांकि हिंदुस्तान रिकग्नाइज करके भी मुकर गया, इसराइल की मदद कर रहा है, तो अब बड़े जोर से कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो इंग्लिस्तान की पीएलओ नहीं, हमास की रिकग्निशन, फिलिस्तीन देश की रिकग्निशन, उसके एक मायने तो हैं, मगर क्या उस रिकग्निशन के अंतर्गत अब हम ये मान लें कि इंग्लिस्तान पैलेस्टीनियन लोगों के हक में आएगा कि अगर इजराइल ने बम फेंका तो इंग्लिस्तान कुछ करेगा, अंग्रेजी सरकार, ग्रेट ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की सरकार कुछ करेगी? ये आज की तारीख में मेरे को नजर नहीं आता है। मेरा ख्याल है वो पैलेस्टीन को उनके हाल पर ही छोड़ देंगे। ये मैं यूं कह रहा हूं कि आज की तारीख में ही एक मुंह से आप पैलेस्टीन को रिकग्नाइज कर रहे हैं, दूसरे मुंह से आप यूक्रेन में वहां के फौज को रशिया के खिलाफ आप स्ट्रेंथ दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। अमेरिका ने सबसे बड़ा मिसाइल उनका जो है क्रूज मिसाइल कहा है कि हम यूक्रेन को देंगे, जिस क्रूज मिसाइल से आप बैठे हुए मॉस्को को अटैक कर सकते हैं। तो अगर आप एग्रावेट कर रहे हैं एक सेक्टर में, और इंक्रीमेंटल एग्रावेट नहीं, एकदम क्वांटम एग्रावेट कर रहे हैं, गोली और तोप से और ड्रोन से अब आप क्रूज मिसाइल पर आ गए हैं, बहुत बहुत बड़ा एस्केलेशन है। तो हम कैसे मान लें कि आप ट्रूस को स्ट्रेंथ करने में, इजराइल पैलेस्टीन की लड़ाई को बंद करने में आपका हाथ बराबर का दोनों तरफ होगा, कि आप पैलेस्टीनियन लोगों की मदद करेंगे कि उनके ऊपर अब इजराइल अटैक ना करे। ये बहुत ही अहम बात है। आपने आपने दो तीन चीजें बहुत अहम की, जिसमें खास तौर पर ये बताया कि ट्रंप पर और नेतन्याहू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साथ साथ आपने वेस्टर्न मुल्कों के बारे में भी कहा कि वो जो फिलिस्तीन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्या वो वाकई फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे? और रिकॉग्निशन की जो बातें जहां जहां से आई, उसमें भी सर एक चीज है जो महसूस की जाती है, उसमें रिकॉग्निशन के साथ कुछ कुछ कंडीशंस भी हैं साथ साथ। मिसाल के तौर पर हमास हथियार छोड़ देगा वगैरह वगैरह, जो इजराइल मांग करता रहा, जो अमेरिका कहता रहा, तकरीबन वो बातें इन मुल्कों ने फिलिस्तीन की हमदर्दी के पर्दे के पीछे साथ साथ कही हैं। तो इसलिए इसलिए उसको कुछ लोग बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहते। लेकिन अभी इस वक्त, अच्छा, एक और वीडियो आई कल मैंने देखी, यूरोपियन यूनियन की स्पोक्स पर्सन के सामने एक पत्रकार ने सवाल किया कि आपने अभी अभी कहा कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को भरपाई करनी चाहिए, कंपेंसेशन देना चाहिए, क्या आप इजराइल से भी वो कंपेंसेशन की मांग करेंगे जो गाजा को तबाह किया है? तो उसने कहा कि नहीं, इस पर मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। तो ये जो दोहरापन है पूरी दुनिया का तकरीबन, वो कहीं सिमट सा हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतनी तमाम कुर्बानियों के बावजूद, इतनी बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए, तबाह हो गया गाजा, उसके बाद भी दुनिया की हुकूमतें ये बात तस्लीम नहीं कर रही कि इन पर जुल्म हुआ है, अब जुल्म ना हो। ऐसा लगता है सरकारों का, कम से कम। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वो जो खामोशी से कत्लेआम देखते रहे, और अब जंगबंदी के नाम पर भी कहीं कोई बात ऐसी समझ नहीं आ रही कि जालिम के खिलाफ दुनिया खड़ी हो जाए? इजराइल के पैदा होने के बाद उसको जब पहले रिकॉग्नाइज किया गया, उसके बाद अरबों क्या खरबों रुपये का कंपनसेशन उसको यूरोप ने दिया है। एक तरीके से कह सकते हैं ब्लड मनी दिया है उन 60 लाख यहूदियों के लिए जो जिनको हिटलर ने कत्ल किया था। आज की तारीख में भी इजराइल में उनकी जो सीक्रेट वेपनरी है और जो रेगिस्तान में चीज़ें उगाते हैं, उसके अलावा उनके पास रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं है।
उनके पास तेल नहीं है, समुद्र के पानी से कुछ नहीं ला सकते। उनके हर रोज की जिंदगी के लिए अमेरिका का डॉलर ही एक तरीके की वो है। तो अगर हम ये भी कह दें कि चलिए इसराइल से कंपनसेशन नहीं, अमेरिका से इसराइल की हिमायती हैं, अल्टीमेटली वो पैसा तो उन्हीं का आना है। उस पैसे को डायरेक्ट अगर आप पैलेस्टीन को दे रीबिल्डिंग के लिए, उन सिविलियंस के परिवारों को दे जो हलाक हुए हैं आपकी बॉम्बिंग में, तकरीबन ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप पिछले कितने सालों को मिला लें तो 50,000 से ज्यादा ही हलाक हो गए हैं। अभी आपने देखा कि 2,000 लोग रिहा किए गए हैं। क्या ये इससे ज्यादा और लोग अभी भी बंद है? कौन जानता है, क्योंकि इन 2,000 का भी नाम इसराइल ने पहले कभी बताया नहीं था। वो तो कबूल ही नहीं करते थे कि उनके पास कोई पैलेस्टीनियन सिविलियन उन्होंने बंदी किया हुआ है, और किस चार्ज में बंदी किया गया हुआ है। ये कोई कॉम्पिटेंस तो नहीं है कि आपने पीओडब्ल्यूज की तरह प्रिजनर ऑफ वॉर लेकर वो किया है। ये पैलेस्टीनियंस थे जो इजरायली सिटीजन है, उनको आपने किस जुर्म में बंदी बनाया हुआ था, कितने साल से बनाया हुआ था, आपने इसका कभी चार्ट नहीं दिखाया लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, न्यूट्रल लोगों को, कि मेरे देश में मैंने इन फला लोगों को बंदी बना रखा है। कोई आरटीआई के अंतर्गत कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो जो यूरोप के लोग जो पैलेस्टीन की आज रिकग्निशन कर रहे हैं, कंडीशनल कर रहे हैं, कंडीशनल रिकग्निशन का कोई मतलब नहीं होता है। और मगर एक दूसरी बात है कि अगर आप कहें कि अगर पैलेस्टीनियन अटैक नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो पैलेस्टीनियन लोग, आप पैलेस्टीनियन देश को रिकग्निशन दे रहे हैं, आप हमास को नहीं दे रहे रिकग्निशन। हिंदुस्तान भी जब इजराइल को रिकग्निशन देता है तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का इम्प्लाइड है, मगर उनसे कोई संधि नहीं लगाते हम कि हम आपकी फौज को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि वो कत्लेआम जारी करे, ऐसा तो नहीं कुछ कहता है। तो ये रिकग्निशन जब आप कह रहे हैं कंडीशनल है, तो इसका क्या तुक है, किससे आप बात कर रहे हैं? अच्छा मेरा अच्छा, ख्याल एक है चीज आज एक की, चीज एक एक चीज सेकंड, एक हाँ। सेकंड, एक सेकंड सर। जी मेरा जी। ख्याल है कि आज की तारीख में जो ट्रूस है, इसको मॉनिटर करने के लिए ये जो एलाइड पावर्स हैं जिनकी छत्रछाया में ये ट्रूस आई है, उनको एक दस्ता भेजना चाहिए, न्यूट्रल दस्ता, जो वहां पे मॉनिटर करे, जो इजराइल के ऊपर भी आंख रखे। इसका कोई कोई जिक्र नहीं करता है। जी, इसका कोई जिक्र नहीं है, और बल्कि वो फोर्स जो अभी तक नजर आ रही है, जो बताया जा रहा है, वो सारे अमेरिकन या इजरायली एलाइज ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो शर्म अल शेख में जो मीटिंग हुई, जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र के प्रेसिडेंट, और कतर और तुर्की के प्रेसिडेंट्स ने जो डिक्लेरेशन पर साइन किया है, और उसमें बताया जाता है कि पहले तो कहा गया कि नहीं बुलाया जाएगा, ना ही नेतन्याहू को बुलाया जाएगा, ना हमास को बुलाया जाएगा। फिर एक इनविटेशन गया, फिर उस पर नाराजगी जताई गई दो एक मुल्कों के जरिए, फिर वो कैंसिल हुआ। उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो जो एक दिन की विजिट थी ट्रंप की, उसमें क्या कुछ आप पढ़ रहे हैं बिटवीन द लाइंस? क्या लगता है आपको? ट्रंप साहब जो करते हैं अपने हित के लिए करते हैं, अपनी पीआर के लिए करते हैं, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी जो वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत ही राइट विंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके लिए करते हैं। इसका इंटरनेशनल लॉ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, इजराइल और पैलेस्टीन, एक तरह से इनके एब्सेंस में बात हुई। ये कोई भी 20 ग्रुप आपने ले लिया, उनको बुला लिया। ये यूएन ने सैंक्शन नहीं किया, सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शन नहीं किया, किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत नहीं किया गया है। ये ट्राइलेटरल मल्टीलेटरल ग्रुप है जो कंट्रैक्टिंग पार्टीज भी नहीं है, जिनका डायरेक्टली लड़ाई से कोई लेना देना भी नहीं है। अमेरिका हथियार देता है, टर्की कभी मदद करता है, कभी नहीं करता है, मगर वो पार्टीज नहीं है कॉन्फ्लिक्ट के, ये आपस में कर रहे हैं। और ये जो मीटिंग थी, इसमें जो चुनिंदा लोग हैं, जिसमें आपने टर्की और अमेरिका की बात की और कतार की बात की, इसके अलावा हिंदुस्तान ने
इस मीटिंग को टोटली डिमोट कर दिया। न्योता था प्रधानमंत्री का, फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं गए, फॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं गए, एक कोई अदना सा ऑफिशियल आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का भेज दिया। तो इसका कोई डिप्लोमेटिक हैवी वेट, कोई इम्पैक्ट तो अंतर्राष्ट्रीय आंखों में नहीं। और मैं क्या, सभी लोग उसी तरीके से देख रहे हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एडिटोरियल लिखे गए हैं, बहुत सारा एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट हिंदुस्तान और बाकी देशों में नहीं आया है कि इसका क्या महत्व है। ये रात गई बात गई। और उसके दौरान उसी ट्रिप पर उसके अलावा अपने प्रेस को इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के इश्यूज के ऊपर भी बात की है, यूक्रेन के इशू पे भी बात की है, रशिया को भी धमकी दी है, इसराइल को भी धमकी दी है, अपना न्यूक्लियर हेडेड पॉसिबल जो हो सकता है क्रूज मिसाइल उसको देने की बात की है। तो ट्रंप ने इसको अपनी प्रोपेगेंडा के लिए एक व्हीकल, एक प्लेटफॉर्म बना लिया। और उससे मेरा ख्याल है उन्होंने जो इसका महत्व हो सकता था पीस टॉक्स के लिए, जो इसका महत्व हो सकता था मॉनिटरिंग के लिए कि दोनों पार्टीज पैलेस्टीन और इजराइल वायलेट न करे ट्रूस, उसके लिए जो महत्वपूर्ण था इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए, ये मीटिंग बहुत ही अदना छोटी हो गई थी। ये मीटिंग मीटिंग बहुत ही अदना हो गई। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो देखने को मिला। हालांकि तकरीबन ट्रंप का हर वीडियो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, या कभी कभी कहा जाए कि नॉन सीरियस भी हो जाता है। एक बार उन्होंने ये भी कह दिया, अरे सब ये जितने भी सारे लीडर्स हैं 20 मिनट्स के नोटिस पर ये लोग आए हैं, यानी मैंने हुक्म दिया और 20 मिनट में उनके कंफर्मेशन आने शुरू हो गए। और देखिए, आपने अब से पहले पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, महीनों पहले से शेड्यूलिंग और महीनों पहले से सारे नेता अपने अपने कंफर्मेशन देते थे अपनी मसरूफियत के हिसाब से। ये 20 मिनट के नोटिस पर दुनिया के लीडर्स को इकट्ठा करने का शायद ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं ट्रंप साहब जी। आप उर्दू में बोलते हैं, बहुत ही नफीस भाषा है, बहुत ही तहजीबी भाषा है, उसमें कोई गाली गलौज की तो बात ही नहीं होती है। और हमारा, आप तो पत्रकार हैं, कोई हेड्स ऑफ स्टेट नहीं है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपने भी ठीक ही कहा, पुतिन और यूक्रेन एक दूसरे को माँ बहन की गाली नहीं दे रहे। बिल्कुल। इंडिया और पाकिस्तान किसी भी लीडर को उसकी बीवी के बारे में, उसकी माँ के बारे में, उसकी बहन के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तान और चाइना अभी भी साहिब और जो भी योर हाइनेस और एक्सेलेंसी जो भी इस्तेमाल होते हैं शब्द, वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने जनरल्स को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स डेमोक्रेट्स को कैसी भाषा में करते हैं, सड़क छाप। जो ड्रंकर्स होते हैं बाहर में, वो ऐसी भाषा का करें तो उनको बाहर से बाहर हटा दिया जाए। माँ बहन की गाली देते हैं आप, एफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ओहदा है अमेरिकन प्रेसिडेंसी का, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, आइजनहर, बराक ओबामा, जो शख्सियतें तो थी जो बैठी थी, उनकी जुबान क्या थी? अपने दुश्मनों के लिए उनकी जुबान। लिंकन की तो मैं बात ही कहना भूल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जुबान क्या थी अपने दोस्तों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए? आप यहाँ पे ऐसे आपने खिलवाड़ बना दिया है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को। आज आप कहते हैं 100% आपके ऊपर एक्साइज लगेगा, टैरिफ लगेगा, कल कहते हैं 25% लगेगा, तरसों कुछ और भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप। आपने बायलैटरल रिलेशंस, मल्टीलैटरल रिलेशंस, यूनाइटेड नेशंस, इन सब को आपने अपना कोई बार रूम, कोई गोल्फ क्लब का जो रेस्टोरेंट होता है वो बना के छोड़ दिया। जी जी जी। वो ये कहते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं कि साहब मैं डील करने में माहिर हूं, आप लोगों के बस की नहीं है बात करना, और मैं कर सकता हूं। कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा भारत की तरफ आना चाहता हूं। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में जो हमने उतार चढ़ाव देखा, ट्रंप साहब ने मोदी जी को कभी दुश्मन बताया, कभी दोस्त बताया, कभी जैसे कि आपने बताया कि 50% और 100% और 25%, ये बिल्कुल ऐसा जैसे पत्ते फेंके जा रहे हो कि कौन सा चल जाए। हाँ, एक एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ट्रंप साहब जो है वो तकरीबन ऐसे हैं जैसे बड़ा जुआरी होता है,
वो एक बड़ी बात कहता है, नॉर्मल से ज्यादा फिर भी लेके भाग जाता है, यानी तकरीबन उस तरह की बात। तो अभी हमारी जो विदेश मंत्री, हमारे जो विदेश पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो कई बार लड़खड़ाती हुई नजर आई। क्या लगता है कि हमारे हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो अब किस तरफ लेकर के चलें जिससे भारत की इज्जत भी बचे और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जो है वो गार्ड किए जा सकते हो? क्या लगता है आपको, अब कहां हमारी विदेश नीति किस तरफ जानी चाहिए? पिछले 5-7 साल में या 10 साल कह सकते हैं, एक फ्रेज आया है इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक पार्लांस में, डीप स्टेट। गवर्नमेंट्स का इंटरेस्ट अलग हो सकता है, देश का भी इंटरेस्ट कभी कभी अलग होता है, मगर जो डीप स्टेट है, जो देश को एक तरीके से अंदर से चलाती है, उसके परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं कि हम बचे रहें सरकार चलाने के लिए, और देश बचा रहे कि देश अगर नहीं होगा तो हमारा पैसा कहाँ से आएगा, हम किसके ऊपर राज करेंगे। तो डीप स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं। हिंदुस्तान कई बारी बड़ा कड़वा घूंट पी के रह जाता है। चाइना से आप इसकी रिलेशनशिप देख लीजिए, 25 बार चाइना ने स्नब किया, मगर तभी जाते हैं बात करने, तब भी ट्रेड करते हैं। और आज की तारीख में अमेरिका से कम ट्रेड है, चाइना से ज्यादा ट्रेड है। चाइना से रॉ मटेरियल में ट्रेड है, इंटरमीडिएट मटेरियल में ट्रेड है, फिनिश मटेरियल में ट्रेड है। कुछ हद तक चाइना भी इंडिया पे डिपेंड करता है कई चीजों के लिए। तो ये सब देखते हुए डीप स्टेट का इंटरेस्ट होता है कि झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तोपे बंदूकें चल जाए, मगर जल्दी बंद हो जाए और फिर बात कर रहे हैं हम, जिसको हम कह रहे हैं कि आपके 1000 साल तक आपसे लड़ेंगे, दूसरे दिन आप कहें कि हमारा 10,000 साल का भाईचारा है। ये डीप स्टेट के इंटरेस्ट होता है, और उसमें सरकार को कई बार पीछे हटना पड़ता है। सरकार का जो लीडर है उसको तो अक्सर हटना पड़ता है, थूक के चाटना पड़ता है। और ये इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ लोगों के हित जान की बात कर रहे हैं आप। उसके लिए आपका पर्सनल थोड़ी सी बेइज्जती होगी तो क्या फर्क पड़ता है। ये मैं हिंदुस्तान के मातहत कह रहा हूँ। अमेरिका का भी डीप स्टेट है, जिसमें अमेरिका की फौज, उसकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंबाइन, उसमें जो यहूदियों का कब्जा है, वहाँ की वॉल स्ट्रीट के ऊपर, ये सब मिलकर देखते हैं कि अब बाइलैटरलिज्म है वहां पर। डेमोक्रेट्स भी नहीं चाहेंगे कि पतन हो जाए अमेरिका का, किसके ऊपर राज करेंगे। रिपब्लिकन्स भी नहीं चाहते, डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल की टर्म है, खत्म हो जाएगा, उम्र भी उनकी हो गई, कुछ भी हो सकता है। डीप स्टेट को चलना है, देश को चलाना है, और उसके इंटरेस्ट भी हावी हो जाते हैं। ये नेतानियाहू के ऊपर भी अंकुश है। नेतानियाहू के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो हटे नहीं है। नेतानियाहू की जो इंटरनल राजनीति है, उसके जो प्रेशर है उनके ऊपर खत्म नहीं हुए हैं। वो जब तक लड़ रहे हैं, जब तक लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो डीप स्टेट के अंतर्गत जो रिलेशनशिप्स हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप कुछ हद तक ही प्लेयर हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली और अपने आप को ठीक ही कहते हैं कि बहुत बड़े दुकानदार हैं, जुआरी दुकानदार हैं ये, जो सट्टा खेलते हैं। आपने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मगर जो स्टॉक बाजार पर सट्टा खेलते हैं, हिंदुस्तान में बड़ा कॉम, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत कॉमन टर्म थी, और उनको हिकारत की नजर से देखा जाता था। क्योंकि सट्टे में आप चांद से, आपने खून पसीने का, मेहनत का एकदम हलाल पैसा नहीं लगा कर रहे हैं आप, हराम का पैसा आ रहा है। तो ये हलाल की बिजनेस नहीं है उनकी। जब भी वो कोई डील करते हैं, चाहे यूरोप में हो या अमेरिका में हो या इंग्लिस्तान या हिंदुस्तान में भी हो, चाहे वो होटल खोलते हैं, वो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एंटरप्राइजेस का कहाँ फायदा है, उनकी बेटी और उनका जो यहूदी दामाद है उनका कहाँ फायदा है, इनके बड़े बेटे का कहाँ फायदा है, और छोटा बेटा जो आजकल फिर से कुछ हद तक कैमरे से बाहर हो गया है, उसका लॉन्ग टर्म क्या फायदा है। ये और खुद इनका अपना कितना फायदा है। ये 82 साल के होने वाले हैं, ये मोटे ताजे हैं, बाल रंगते हैं, गोल्फ खेलते हैं, इनके पर्सनल लाइफ रंगीन है, उसके ऊपर मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मगर ये अमेरिका के फायदे को, डोनाल्ड ट्रंप फैमिली के फायदे को कुछ तक एक जैसा मानते हैं। और जब तक अमेरिकन पीपल का बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, अमेरिकन पीपल भी, डीप स्टेट भी, सीनेट और कांग्रेस भी इनके साथ चलती है। मगर अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो इनको अपने देश में ही भुगतना पड़ेगा, इनको और इनके बच्चों को। तो इनके जो
रंगीनी जुबान है इनकी, वो वहां पे अखबार में बड़े जोर से क्रिटिसिज्म होता है, लोग हंसते हैं इनके पागलपन पर। मगर जब तक अमेरिकन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान ना हो, ये इनको थोड़ी सी आज़ादी है कि बुल इन चाइना शॉप, सरकारी सांड की तरह कि अच्छा चलिए जिस सड़क पर चले जाइए, जिस सब्जी वाले की आप एक गोभी खा जाइए या एक टमाटर खा जाइए, ये छोटी मोटी चीजें कीजिए, मगर एक हद तक। जी जी, ये बहुत ही अहम आपने डीप स्टेट वाली जो बात कही, मुझे वो याद आ रहा था कि पिछले तकरीबन 10-15 साल में पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के नाम से लोग मुख्तलिफ मुल्कों में अब बड़े फैसले लेने के लिए वो मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं मिलते, बल्कि ये लोग मिलते हैं और ये तय करते हैं, फैसले लेते हैं। और फॉरेन मिनिस्टर का जो रैंक है हर देश में तकरीबन खत्म ही हो गया, उसकी कोई अहमियत ही नहीं। जी जी जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी खुफिया तंत्र का मुखिया, वो बात करते हैं। चलते चलते हमारे पास वक्त कम रह गया। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत का दौरा किया। तालिबान वो एंटिटी है जिसको भारत में खास तौर पर जो बीजेपी आरएसएस हिंदुत्व वाले लोग हैं वो बिल्कुल आतंकवादी की शक्ल में अब तक देखते रहे। अभी मोदी जी ने उनको इनवाइट करके तकरीबन रेड कारपेट वेलकम किया। इसे आप कैसे देख रहे हैं? तालिबान हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान ने रेड कार्पेट लगाया। तालिबान ने भी जो उनकी आदतें हैं उसको एक किनारे से दरकिनारे कर दिया थोड़ी देर के लिए, जिससे कुछ इंडिकेशन मिलता है कि शायद तालिबान भी कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल समाज में जो तहजीब बरतनी चाहिए वो हम करेंगे, जिसको सऊदी अरेबिया और इस्लामी देश भी करते हैं वहाँ पे। हालांकि सऊदी अरेबिया या ईरान का तालिबान को कंपेयर करना ठीक नहीं है, वहाँ पे महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अहदों पे भी हैं और दोनों देश बदल रहे हैं। सऊदी अरेबिया में कार चलाने की इजाज़त हो गई है, बहुत बहुत चीज़ हो गई है। तालिबान ने एक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली, उसमें एक भी मर्द नहीं था, ना पुलिस वाले, और एक भी औरत नहीं थी, ना पुलिस वाली, ना पत्रकार, ना सरकारी कोई डिप्लोमेट। मगर फौरन बाद जब से हो हल्ला हुआ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ पे ज़्यादातर सवाल औरतों ने किए, बड़े ख़राब सवाल किए, बड़े तगड़े सवाल किए, और तालिबान ने बातज़ीब उनका जवाब दिया। ये मेरा ख्याल है उन मुल्लाओं के लिए उनकी दाढ़ी वगैरह में पहली बार ही उनकी जुबान से किसी औरत को खुलेआम बात करना एक हुआ होगा, तो ये भी एक कल्चरल शॉक रहा होगा उनके लिए। तालिबान आज पावर में है और आप चाहें या ना चाहें आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, मगर क्या तालिबान का अल्टीमेट फाइनल गवर्नमेंट में है, ये तो अफगान के लोगों के ऊपर है। चाहे कोई भी सरकार रही हो अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान का कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेटिव जो डिप्लोमेसी थी बरकरार थी, और ये पाकिस्तान को भाता नहीं था। अगर आप पाकिस्तान की नजर से देखें तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान इकट्ठे आए, जी जी, जी उसको एक आंख नहीं भाएंगे। पख्तून और पठान उनको वो किसी और की शहर मिले, ये पाकिस्तान नहीं चाहेगा, वहाँ का पंजाबी जर्नल्स नहीं चाहेंगे। तो ये जो है तालिबान का राज अफगानिस्तान पे और हिंदुस्तान की सरकार का उनके प्रति रवैया अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अफगानी लोगों के लिए फायदे में रहेगा, इसकी हमको उम्मीद करनी चाहिए। और दूसरा, शायद इसकी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान की रिलेशनशिप में भी एक दबाव आए कि आप सुधारिए अपनी रिलेशनशिप इकट्ठी कीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुत्तकी ने भी कहा कि भारत और पाकिस्तान को ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, और ट्रंप ने भी एक इशारा दे दिया कि भारत और पाकिस्तान बातचीत करने वाले हैं। क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। और बहरहाल चैनल हमारा चलता रहे, आप लोग की दुआएं चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि उम्मीद हमें है कि हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।